एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का संसाधन एवं विकास, उसका पार्ट 4 है। पिछले 3 लेक्चर में हम संसाधन के विषय में अच्छे से पढ़ चुके हैं। संसाधन कितने का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन। चलिए देखते हैं संसाधन नियोजन का अभिप्राय। संसाधन का नियोजन। संसाधन नियोजन का अर्थ होता है बच्चों किसी भी चीज को प्लानिंग करना या अच्छे से उसको सिस्टमेटिक ढंग से बनाकर रखना कि ज्यादा से ज्यादा उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किया जा सके। देखिए पहले कैसे करेंगे। साधनों की पहचान करके लिस्ट बनाना तथा पहचान, यानी संसाधनों की आप पहचान करिए। आपको पता है सारे संसाधन हमें भूमि से प्राप्त होते हैं और इन संसाधनों को प्राप्त करना तथा उनको लिस्ट बनाना कि वो किन किन क्षेत्रों में है, ये कहलाता है लिस्ट बनाना और उनकी पहचान करना। संसाधन योजनाएं लागू करने के लिए तकनीक तैयार करना और संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जितनी भी तकनीकें हैं हमारे पास उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके उन संसाधनों को अपने उपभोग में लाना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बैठाना और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो जिले स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, उन सभी योजनाओं पर एक तालमेल बैठाना जिससे आप संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर पाएं, उनका उपयोग अपने जीवन में ला पाएं। इतिहास में बताता है संसाधन संपन्न विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षक रहे हैं और जिस भी देश में संसाधन की बहुलता होती है, आपने देखा होगा कि अंग्रेज भारत में आए और कई वर्षों तक यहाँ पर राज किया। कारण क्या था? यहाँ पर संसाधन की बहुलता होने के कारण। और अधिकतर ऐसा होता है जहाँ पर संसाधन बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पर क्या होता है, दूसरे देश आकर आक्रमण कर वहाँ पर राज्य कर और वहाँ के संसाधनों को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। बेहतर तकनीक के कारण ही उन्होंने संसाधन का शोषण किया और क्योंकि अंग्रेजों के पास अच्छे संसाधन, अच्छे तकनीक थी, उनके पास उनको जानकारियां थी, उन्होंने अपने तकनीक के दम पर ही भारत में बहुत समय तक राज्य किया और उसका दोहन किया। संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब वहाँ पर तकनीक हो। हमारे पास बहुत संसाधन है, सारी चीज़ें हैं, परंतु यदि हमको उसको प्रयोग करने का तरीका नहीं आता है या उसको अपने जीवन में उपभोग लाने की तकनीक हमारे पास नहीं है तो ऐसे संसाधन हमारे लिए बेकार है। इसलिए सबसे प्रमुख बात हर बात में जो आ रही है कि तकनीक का होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण क्या होता है बच्चों कि हमारे पास जो भी संसाधन प्राप्त हैं या जो भी हमारे आसपास हैं उन संसाधनों को हम अच्छे से सुरक्षित रूप में अपने पास रखें या भविष्य के लिए बना कर रखें जिससे उसका दोहन न होने पाए। देखिए क्या है भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं और अधिक रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार भूमि भी संसाधन है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें सारे ही संसाधन हमारी भूमि से प्राप्त होते हैं क्योंकि सारे संसाधन हमको जो भी मिलेंगे वो पृथ्वी में ही मिलेंगे, पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी की सतह के ऊपर। इसलिए सबसे प्रमुख जो संसाधन माना गया भूमि को ही माना गया है। अब आते हैं, देखिए इसमें क्या है, पेड़ पौधे भी हैं, वन्य जीव भी हैं, मानव जीवन भी, परिवहन, कृषि आदि है। अब भू उपयोग का अर्थ होता है बच्चों की जो भी भूमि का भाग जो हम अपने दैनिक जीवन में या उपयोगिता के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं उसको भू उपयोग कहते हैं। तो कैसे करते हैं? वनों के रूप में। बंजर भूमि वो होती है जो कृषि के कार्य में नहीं ला सकती, पहाड़ी क्षेत्र, खाइयाँ, इस प्रकार की। फिर है गैर कृषि भूमि, सड़कें, इमारतें, बहुत से क्षेत्र ऐसा होता है जो किसी के कार्य में नहीं आता, उसको निवास करने के लिए या नगरीय क्षेत्र बना दिया जाता है, इस प्रकार का। स्थायी चरागाह का मतलब होता है जहाँ पर जानवरों को चराने की, वहाँ पर हरी घास होती है और वहाँ पर सिर्फ जानवरों को चराने की आज्ञा दी जाती है। फिर है आपका उपवन सभी जानते होंगे। उपवन क्या होता है? बगीचों को उगाया जाता है और प्रदर्शनी या किसी भी प्रकार के उपभोग में लाया जाता है। फिर क्या है? कृषि योग्य बंजर भूमि का अर्थ यह होता है कि जो भूमि हमारे 5 साल से ज़्यादा हो गया है और उस पर हम किसी प्रकार की कृषि नहीं कर रहे हैं, परंतु उसको इसलिए 5 साल के लिए छोड़ा गया है क्योंकि इससे उसमें नमी और उर्वरकता बढ़ सके, ऐसे कृषि को बंजर योग्य भूमि कहते हैं। अगला है आपका वर्तमान पड़ती भूमि वो भूमि होती है जिससे पिछले 1 से 5 साल तक कोई कृषि कार्य न किया गया हो लेकिन भविष्य में उसमें किया जा सकता है, उसे पड़ती कृषि योग्य भूमि कहते हैं। अगला है आपका पुरातन पड़ती भूमि वो भूमि होती है जिसमें से आपका कृषि कार्य चल रहा है लेकिन निरंतर रूप से नहीं चल रहा है।
फिर है शुद्ध निवल बोया भूमि। शुद्ध निवल बोया भूमि वो होती है जिसमें कृषि का कार्य निरंतर चल रहा है, पिछले 1 वर्षों से उसमें हो रहा है और एक से ज़्यादा बार भी उसमें कृषि का कार्य होता है। यदि उसमें एक से ज़्यादा बार कृषि का कार्य किया जाता है तो उसको उसमें जोड़ते जाते हैं। ऐसे कृषि को शुद्ध निवल बोया भूमि कहते हैं। अगले लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक अब स्टार्ट होगा वो है भू मृदा यानी मिट्टी। उसमें हम पढ़ेंगे मिट्टी क्या है और मिट्टी के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।